नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद सीमान में। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं व्यक्तित्व के एक नए टॉपिक के साथ। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व मापन की 2 विधियों का अध्ययन किया, जिसमें पहले दिन हमने पढ़ा था व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि आत्मनिष्ठ विधियां होती क्या हैं और इस वर्ग में कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो हमने देखा उसमें अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और जीवन इतिहास विधि, ये 3 विधियां आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। आत्मनिष्ठ विधियां वस्तुनिष्ठ विधियों से कैसे अलग है? तो आत्मनिष्ठ विधियां जो हैं, इनके अंतर्गत वे सारी विधियां आती हैं जिसके परिणामों को परीक्षक क्या है तो परिवर्तित करने में सफल हो सकता है, या कह सकते हैं कि वे सारी विधियां आती हैं जिसमें पक्षपात करने की पूरी संभावना रहती है। किसके द्वारा? तो परीक्षक के द्वारा। फिर हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। फिर उसमें हमने ये जाना कि वस्तुनिष्ठ विधियां जो है वो आत्मनिष्ठ किस प्रकार अलग हैं, जहां आत्मनिष्ठ विधियों के परिणामों को परीक्षक चाहे तो परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ विधियों में ऐसा करना संभव नहीं है। आज हम उसी क्रम में तीसरी विधि को पढ़ने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। आपने इसका नाम सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि सभी विधियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, तीनों में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रक्षेपी विधियां। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रोजेक्टिव मेथड। नाम ही इसका प्रोजेक्टिव से ही एक शब्द बना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। ठीक, प्रक्षेपण मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। तो जो ये प्रक्षेपी विधियां होती हैं, इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें हम व्यक्ति के समझ कुछ असंरचित उद्दीपन परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। क्या ध्यान देना है कि इस विधि में असंरचित उद्दीपन परिस्थिति, ये याद रखना है कि अगर वो प्रक्षेपी विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की, तो उसमें जो भी उद्दीपन परिस्थिति व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी वो कैसी रहेगी? तो असंरचित रहेगी। काले और सफेद रंग के धब्बों से निर्मित वो कुछ उद्दीपन परिस्थितियां होती हैं। असंरचित का मतलब होता है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती हैं। इन परिस्थितियों को हम व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और व्यक्ति क्या करता है? अपरोक्ष ढंग से, यहां ध्यान रखना है कि अपरोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, इसे हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को, अपने संवेगों को, अपने दृष्टिकोणों पर उस उद्दीपन परिस्थिति के ऊपर क्या करता है? प्रक्षेपित कर देता है। और उससे ये लगता है कि जो भी कुछ वो विवरण दे रहा है वो उस उद्दीपन परिस्थिति के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसीलिए क्या करता है? वह अपने सभी अंतः गुणों को अपरोक्ष मतलब अनजाने में एक प्रकार से वो क्या करता है? अभिव्यक्त कर देता है। और यही इस टेक्निक की या कहते से यही प्रक्षेपी विधियों की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जो होता है समाज में व्यवहार कर रहा होता है, तो वह समाज के बनाए मानदंडों के हिसाब से व्यवहार करता है। इसका मतलब कि एक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई इकाई है जो ये तय करती है कि हमारा यह व्यवहार समाज के मानदंड के अनुरूप है कि नहीं है। तो वो इकाई क्या है? तो वो हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि ये तय करती है कि हमारे द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला यह व्यवहार समाज के अनुरूप है भी कि नहीं है। अगर वो नहीं रहता है तो बुद्धि क्या करती है? तुरंत उस व्यवहार को करने से व्यक्ति को रोक देती है। अब रोकने के बाद संबंधित गुण जो है वो व्यक्ति के अंदर से खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो दमित रूप में जाकर उसके अचेतन पक्ष में, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन पक्ष में चले जाते हैं, या कह सकते हैं वहीं जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब किन प्रकार के व्यवहारों करने की अनुमति देगा बुद्धि? जिन व्यवहारों को समाज स्वीकार करता है, यानी कि वे व्यवहार जिसका संबंध किससे होता है? तो चेतन पक्ष से होता है। ठीक।
और इस चेतन पक्ष का हमारे व्यक्तित्व में कितना हिस्सेदारी है? 10%। और इसका हिस्सेदारी कितना है? 90। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इस चेतन पक्ष का मापन करने के लिए हमने आपको 2 विधियां बताई। पहली विधि हमने आपको बताई थी आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरी विधि हमने आपको बताई थी वस्तुनिष्ठ विधि, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ये दोनों ही विधियां हमारे व्यक्तित्व के चेतन पक्ष का मापन करती हैं। लेकिन जो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है या प्रोजेक्टिव मेथड्स, ये क्या करती है? वो हमारे अचेतन पक्ष का मापन करती है, और इस अचेतन भाग की हिस्सेदारी कितनी है? 90%। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि ये 90% को मापती है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी टेक्निक है या कौन से मेथड्स है, तो बता सकते हैं प्रक्षेपी विधियां। यहां तक क्लियर हुआ? अब प्रक्षेपी विधियां जो हैं वो इन दोनों विधियों से अलग कैसे है? देखिए, इन दोनों विधियों में हमारा चेतन पक्ष इसलिए बाहर आता है क्योंकि इन विधियों में जो भी परिस्थितियां बालक के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उसमें क्या होता है? बालक उन उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया चेतना अवस्था में करता है, चेतनतया करता है, यानी कि उसकी बुद्धि उसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो सही गलत का निर्णय लेकर केवल सही व्यवहार को ही क्या करती है? अभिव्यक्त करने देती है व्यक्ति को। तो यहां पे क्या मेथड लगाया गया? इस विधि में यह मेथड लगाया गया कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए ताकि जो व्यक्ति की बुद्धि है यह जान ही ना पाए कि इस व्यवहार के व्यक्ति से उस व्यक्ति के ऊपर इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें उस व्यक्ति को यह एहसास कराना पड़ता है कि जो भी कुछ आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे वो आपके लिए नहीं होगी। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? असंरचित उद्दीपन परिस्थिति को गढ़ा और वो व्यक्ति के सामने क्या किया? प्रस्तुत कर दिया। अब व्यक्ति क्या करता है? अनजाने में उन्हीं उद्दीपन परिस्थिति के ऊपर क्या करता है? अभिव्यक्त या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और वह प्रतिक्रिया सही और गलत नहीं होती है, बल्कि वह प्रतिक्रिया उसके व्यवहार की सहज व्याख्या होती है। व्यक्ति को तो यह लग रहा होता है कि जो भी हम विवरण दे रहे हैं वो उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में या उस विचार के बारे में दे रहे हैं जो चीज उसके सामने प्रस्तुत की गई है, बल्कि जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि वो सारी व्याख्याएं उसके लिए न होकर इस व्यक्ति के लिए होती है। अब चूंकि वहां पे बुद्धि जो है इसको रोक नहीं रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस विवरण से इसके व्यवहार के ऊपर, इसके व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने वाला है। तो वो क्या करता है? खुले रूप में स्वतंत्र भाव से अपने विचारों को व्यक्त करता है। और चूंकि बुद्धि रोक नहीं रही होती है तो जितने ही विचार आते हैं वो कहां से आते हैं? अचेतन पक्ष से आते हैं। और इस रूप में क्या होता है? हम इस विधि का प्रयोग करके अचेतन पक्ष का मापन बड़े ही आराम से कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि ये विधियां अचेतन पक्ष का मापन करने में कैसे समर्थ हैं। अगर और चलिए थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। जैसे इस प्रक्रिया को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका जो स्थान होता है रहने का वो 2 होता है। वो या तो चेतन पक्ष में रहते हैं और या तो अचेतन पक्ष में। ठीक, अब देखो, चेतन पक्ष में केवल वही विचार, वही अनुभूतियां रहती हैं जिन्हें समाज क्या करता है? स्वीकार करता है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। अब देखिए, जो ऐसे व्यवहार हैं, ऐसे विचार हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, तो उन्हें हमारा ईगो जो अहम है वो क्या कर रहा होता है? उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। तो वो धीरे धीरे क्या होती है? वो जब बाहर व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती है तो उनका दमन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हमारे अहम के द्वारा। और वो सारे गुण कहाँ जाते हैं या वो सारी इच्छाएं कहाँ जाती हैं? तो हमारे अचेतन पक्ष में आती हैं। अब सोचिए कि अचेतन पक्ष के अंदर जो इच्छाएं, मनोभाव, जो संवेग आके दमित रूप में रहते हैं, वो बाहर निकलने के लिए प्रयास तो कर रहे होते हैं, लेकिन लगातार क्या होता है? ऊपर कोई ऐसा चौकीदार बैठा होता है जो इन इच्छाओं को, इन संवेगों को बाहर निकलने नहीं देता है। वो कौन है? तो वो हमारी बहुत ही शक्तिशाली क्या है? बुद्धि है। ये क्या करती है? ये इन विचारों को, इन संवेगों को, इन दृष्टिकोणों को बाहर नहीं निकलने देती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इनको बाहर निकालना है, क्योंकि अगर इनका मापन करना है तो इनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा? इस चौकीदार को कहीं बिजी करना पड़ेगा। और बिजी कैसे करेंगे? इसे कोई टास्क देना पड़ेगा। तो इस प्रविधि में जो प्रक्षेपी विधि है, इसमें हम असंरचित चीज दे देते हैं। हम क्या करते हैं? किसी असंरचित
उद्दीपन परिस्थिति को प्रस्तुत कर देते हैं, जो क्या होता है अस्पष्ट होता है। और जब अस्पष्ट होता है तो उस अस्पष्ट परिस्थिति को जब व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने आप में एक समस्या होती है, और हम कहते हैं कि इसको देखिए, समझिए और विचार व्यक्त करिए, तो ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि अपना तर्क चिंतन करके इस असंरचित को एक स्पष्ट रूप देने का प्रयास करने लगती है। और ये कहाँ होती है? यहाँ इन्वॉल्व हो जाती है। जब वो यहाँ इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या होता है? उसका इसके ऊपर कम नियंत्रण हो पाता है। और उस परिस्थिति में क्या होता है? धीरे धीरे अचेतन मन के अंदर जो संवेग, मनोभाव, जो इच्छाएं, आवश्यकताएं छुपी रहती हैं या कह सकते हैं दबाई रहती हैं, वो बाहर आने लगती है। किस रूप में? भाव के रूप में, विचार के रूप में। और वो भाव और विचार किस पर आ जाते हैं? इसी उद्दीपन परिस्थिति के ऊपर क्या करता है? व्यक्ति प्रक्षेपित कर देता है। ठीक। और हम क्या करते हैं? अपने उस विधि के द्वारा उन सभी व्यवहारों का मापन कर लेते हैं, जिसमें क्या माप रहे होते हैं? अचेतन पक्ष के अंतर्गत आने वाले जितने भी उसके व्यवहार या उसके जो इच्छाएं हैं, संवेग हैं, आवश्यकताएं, उनका मापन कर लेते हैं। और इस रूप में हम उसके किस पक्ष का मापन कर लेते हैं? अचेतन पक्ष का, जो कितना परसेंट माना है सिगमंड फ्रायड ने? 90%। ठीक। यानी कि अगर आपसे पूछी गई कि प्रक्षेपण विधियां क्या हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रक्षेपण विधियां अचेतन पक्ष का मापन करने वाली वे विधियां हैं जिसमें व्यक्ति के समक्ष कोई असंरचित उद्दीपन परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है, जिसके ऊपर या जिसके प्रति व्यक्ति को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। और यह प्रतिक्रिया क्या होती है? उस व्यक्ति के व्यवहार की सहज व्याख्या होती है, जिसे क्या करता है? वो अपरोक्ष ढंग से उस उद्दीपन परिस्थिति के ऊपर क्या करता है? प्रक्षेपित कर देता है, फेंक देता है। समझ में आया? अब देखिए, अब इन प्रक्षेपी विधियों को कुल 5 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सी हैं? चलिए उसमें से सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। प्रक्षेपी विधियों की कुल कितने प्रकार हो गए? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल 5 प्रकार है। पहले का नाम क्या है? साहचर प्रविधियां, एसोसिएशन टेक्निक्स। दूसरा है रचना प्रविधियां, पूर्ति प्रविधियां, क्रम या प्रवेश पसंद प्रविधियां। उसके बाद अंतिम क्या है? अभिव्यक्ति प्रविधियां। चलिए, अक्सर पूछ लेता है, क्या करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रक्षेपी विधियों से नहीं है। तो अगर आपको इतना नाम याद है तो आप बड़े आराम से उसको जान सकते हैं कि कौन प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आएगा और कौन नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए बारी बारी से थोड़े थोड़े में जान लेते हैं कि ये विधियां हैं क्या। साहचर्य प्रविधियां क्या कहलाता है? जिसे आप देखेंगे जो शब्द एक है साहचर्य, इसका मतलब होता है संबंध। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो व्यक्ति है उसके सामने कोई असंरचित उद्दीपन प्रस्तुत किया जाएगा। वो जो असंरचित उद्दीपन होगा या उद्दीपक होगा, उद्दीपन नहीं सॉरी, उद्दीपक होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई शब्द हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके प्रति एक व्यक्ति को क्या करना होता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है। किससे संबंधित? उसी असंरचित उद्दीपक के प्रति। अब उसी असंरचित उद्दीपक के वजह वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो क्या होता है? व्यक्ति अपरोक्ष ढंग से उसी असंरचित उद्दीपक के ऊपर क्या करता है? अपने अंतः गुणों को प्रक्षेपित कर देता है। और उसके द्वारा हम क्या जान जाते हैं? उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। रचना प्रविधियां क्या होती है? नाम ही है इसका, रचना करना। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम किसी व्यक्ति के समझ कोई असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति को क्या करना होता है? नवीन रचनाओं को करना होता है, या नवीन रचनाओं को लिखना होता है, या नवीन प्रकार कोई चित्र बनाना होता है। मतलब कुछ भी होगा, वो नवीन रचना होगी। वो चाहे चित्र हो सकता है, वो कहानियां हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नवीन होना चाहिए। किसके ऊपर? उसी असंरचित उद्दीपक के ऊपर। तीसरा क्या है? पूर्ति प्रविधियां। तो पूर्ति किसे कहेंगे? जो अपूर्ण होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम व्यक्ति के समझ कुछ ऐसी अपूर्ण असंरचित परिस्थितियां प्रस्तुत करते हैं जिसको क्या करना होता है? व्यक्ति को पूर्ण करना होता है। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, वो शब्द रूप में भी हो सकती हैं, वो किसी चित्र रूप में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो व्यक्ति को क्या करना होता है? उसको पूरा करना होता है।
क्रम या प्रश्न प्रविधियों के अंतर्गत व्यक्ति के सामने कुछ एक से अधिक क्या होता है, उद्दीपक प्रस्तुत करने होते हैं और व्यक्ति से यह कहा जाता है कि आप अपने आधार पर, अपनी पसंदगी के आधार पर उसे एक क्रम में प्रदान कर दें, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर कुछ भी, लेकिन किसके आधार पर, अपने पसंद के आधार पर। ठीक। अव्यक्ति प्रविधियां क्या होती हैं, इसमें व्यक्ति के समक्ष कुछ असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और उससे कहे जाते हैं कि आप मन चाहे ढंग से आप इन पर क्या करिए, कोई न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं और प्रक्षेपी विधियां क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो अचेतन पक्ष का मापन करती हैं और उसके कितने प्रकार हैं, तो कुल 5 प्रकार हैं। अब सोचिए कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका अगला पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रक्षेपी विधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने सुना होगा इंक ब्लॉट टेस्ट, CAT, TAT, SAT, तो उन परीक्षणों के बारे में हम बारी बारी से देख लेते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। तो सबसे पहला हम किस विधि को लेंगे, तो इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोर्सा का इंक ब्लॉट टेस्ट। रोर्सा कौन है, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए देखते हैं कि रोर्सा का इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है और उसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो सोचिए कि व्यक्तित्व मापन के जो क्षेत्र है ना, इसमें हर्मन रोर्सा जो कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही व्यक्तित्व मापन के लिए एक विधि का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक मतलब क्या होता है, स्याही के धब्बों से निर्मित कुछ कार्डों का निर्माण किया। तो उन धब्बों से निर्मित कार्ड कैसे बनते थे, तो वो क्या करते थे, एक कार्ड, व्हाइट कलर का एक कार्ड और उसके ऊपर क्या होता है, स्याही गिरा देते थे। स्याही गिराने के बाद उसको बीच से जब फोल्ड कर दीजिए तो क्या होता है, स्याही उस दोनों तरफ फैल जाती थी और उसके बाद एक संरचना क्रिएट होती थी और उस संरचना को उन्होंने क्या कहा, स्याही से बना हुआ धब्बा। और उन धब्बों से निर्मित कितने कार्डों का प्रयोग किया उन्होंने, तो कुल 10 कार्डों का प्रयोग किया। तो पहली विधि को हम पढ़ते हैं रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट। हिंदी में से क्या कहेंगे, इसे कह सकते हैं मसी मतलब भी स्याही होता है, मसी लक्ष्य परीक्षण या इसे स्याही धब्बा परीक्षण भी कह सकते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण ये कब बनाया गया, लगभग 20वीं सदी के प्रारंभ में, 1911-12 के आसपास इसका ज्यादा चलन था। ये जो रोर्सा का निर्माण करने वाले जो ये हर्मन रोर्सा थे, ये कौन थे, तो ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक। ठीक, तो इस टेस्ट का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन है, तो हर्मन रोर्सा नामक एक स्विस मनोवैज्ञानिक है। अब इसमें कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया गया, तो कुल 10 कार्ड प्रयोग में लाए गए। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता देंगे 10 कार्ड। इन 10 कार्डों पर क्या बने होते थे, तो इन 10 कार्डों पर स्याही के धब्बों से निर्मित, स्याही के धब्बों से निर्मित असंरचित आकृतियां। ठीक, स्याही के धब्बों से निर्मित असंरचित आकृतियां। अच्छा, इन आकृतियों की एक विशेषता थी कि ये आकृतियां जो थी वो सिमेट्रिकल थी। सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित। सममित का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब होता है कि अगर उस आकृति को बीच से काट दिया जाए तो वो दोनों ही भाग एक दूसरे के समान होंगे। ठीक, तो सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल वो आकृति कही जाती है जिसको हम बीच से अगर काट दें तो उसके दोनों ही पार्ट्स, लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, सममित। तो वो जो आकृतियां बनी होती थी उन कार्डों पर, उनकी संख्या कितनी होती थी, 10, और उन 10 पर किससे धब्बे बने हो या किस पे जो संरचनाएं बनी होती थी, तो स्याही के धब्बों से निर्मित। और वो जो आकृतियां थी वो कैसी थी, सममित थी।
अब आपको एक कार्ड के ऊपर कितनी अभिव्यक्ति करनी होती है। जैसे आपके सामने एक कार्ड लाया गया तो आपसे मनोवैज्ञानिक कहता है कि अब इस कार्ड के ऊपर आपको कोई ना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि 10 कार्डों पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो कुछ निश्चित नहीं थी ना। प्रतिक्रियाओं जो प्रतिक्रिया थी इसके लिए कोई सीमाएं नहीं बांधी गई थी, अनलिमिटेड, चाहे जितनी प्रतिक्रियाएं कर दीजिए। प्रतिक्रियाएं कितनी थी? अनलिमिटेड थी, मतलब असीमित, जितना आप कर सकते हैं उतना। समय क्या था? समय भी निश्चित नहीं था, समय निश्चित नहीं था। यानी एक कार्ड पे आप चाहे जितना समय ले लीजिए और एक कार्ड पे आप चाहे जितनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दीजिए। अब बारी बारी से इन कार्डों को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता था और उनसे उनकी प्रतिक्रियाओं को लिया जाता था और इसके आधार पर क्या होता था? व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन होता था। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि क्या वे कार्ड एक ही तरह के थे, एक ही तरह के स्याही के धब्बों से निर्मित थे कि अलग अलग स्याहियों का प्रयोग होता था। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल का निर्माण करेंगे जो नीचे है। तो ये जो 10 कार्ड थे वो किस रूप से वितरित थे, इनको देख लेते हैं। तो इन 10 कार्डों में जो 5 कार्ड थे, जो पहले 5 कार्ड थे, पहले नहीं कहिए, बस 5 कार्ड जो थे वो किस रंग के थे? काले और सफेद रंग के, काले और सफेद रंग से। मतलब 5 कार्ड काले और सफेद रंग के थे। और ये 5 कार्ड किस किस क्रम संख्या पर दिए थे? तो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे। मतलब पहला, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां कार्ड किस रंग का होता था? काले और सफेद रंग का। कितनी संख्या थी इनकी? 5। इसके बाद जो 2 कार्ड थे वो 3 रंगों के होते थे, काला, सफेद और लाल। ठीक। अब काला, सफेद और लाल रंग के कितने कार्ड थे? 2। इनकी क्रम संख्या क्या थी? दूसरे और तीसरे नंबर पे। मतलब पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां जो था वो काले सफेद रंग के थे, जबकि जो 2 कार्ड था काला, सफेद और लाल रंग का वो किस किस नंबर पे थे? दूसरे और तीसरे नंबर पर। इसी तरह से अब कितने हो गए? 5, 2, 7, बचे कितने? 3 कार्ड जो थे वो मल्टी कलर थे, कई रंग के थे, कई रंग के थे। और उनका क्रम संख्या देखिए 8, 9, 10 बचा ही है, तो वही होगा 8, 9 और 10। तो 8वां, 9वां और 10वां जो कार्ड होता था वो कई रंग के होते थे। तो ये हमारा पूरा विवरण है जिसमें हमने जाना कि 10 कार्डों का प्रयोग होता था रोरसा इंक ब्लड टेस्ट में। रोरसा कौन थे? तो रोरसा एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग सन 1911 ईस्वी से उन्होंने इसका निर्माण किया था। और इसमें कुल कितने कार्ड प्रयोग में लाए गए? 10 कार्ड प्रयोग में लाए गए। और इन 10 कार्डों पर कितनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी होती थी? कोई लिमिट नहीं थी, आप जितनी चाहे उतनी व्यक्त कर सकते हैं और न ही कोई समय निश्चित किया गया था। इसकी विशेषता क्या थी कि शाही के धब्बे से निर्मित होते थी आकृतियां, और ये आकृतियां कैसी होती थी? तो सममित होती थी, सिमेट्रिकल होती थी। और इन 10 कार्डों को हम कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों। 5 कार्ड कैसे थे? काले और सफेद रंग के, 1, 4, 5, 6 और 7वें नंबर प्रस्तुत किए थे। 2 कार्ड काले, सफेद, लाल के दूसरे और तीसरे नंबर पे। और 3 कार्ड क्या होते थे? मल्टी कलर होते थे। और ये 8, 9 और 8वें, 9वें और 10वें नंबर व्यक्ति सामने प्रस्तुत किए जाते थे। इस पूरे के पूरे व्यक्तित्व मापन की इस विधि में सबसे बड़ा दोष ये था कि किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, चाहे वो मैच्योर हो या अनमेच्योर हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए कोई भी कार्डों का अलग अलग वर्गीकरण नहीं था, बल्कि चाहे जो आ जाए सबके लिए रोरसा के पास वही 10 कार्ड थे। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को इस परीक्षण में ध्यान नहीं दिया गया। और इसी कमी को दूर करने के लिए इसके बाद क्या हुआ? एक दूसरा परीक्षण आया, TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका निर्माण किसने किया था? CD मॉर्गन और HA मूरे ने। मूरे कहिए या मरे कहिए, बात देखिए। चलिए अब उसको देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये दूसरा है। पहला वाला क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्यों? क्योंकि उसमें न तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखा गया, मतलब कि न तो लैंगिक विभिन्नता को ध्यान में रखा गया और न ही परिपक्वता को ध्यान रखा गया।
उसके बाद सन 1935 ईस्वी में, वो कब था 1911 में, ये कब हुआ 1935 में। सन 1935 में दो मनोवैज्ञानिक सीडी मॉर्गन और दूसरे कौन थे, H.A. मूरे को आप मरे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं मरे लिखा है और कहीं कहीं मूरे लिखा है। तो सीडी मॉर्गन और H.A. मरे ने क्या किया, सन 1935 में एक दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया, जो कि क्या था, रोर्सा-इंग ब्लड टेस्ट की कमियों को दूर कर रहा था। उसमें 10 कार्ड थे, इसमें कार्डों की संख्या कितनी हो गई, कुल 31 कार्ड थे। उसमें स्याही के धब्बों से निर्मित कार्ड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे स्याही के धब्बों से निर्मित कार्ड नहीं थे, बल्कि डॉट्स थे। सफ़ेद और काले रंग के डॉट्स से निर्मित कुछ चित्र बनाए गए थे कार्डों के ऊपर, और वो चित्र कैसे थे, तो वो चित्र जो थे वो सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित थे। लेकिन अंतर ये था कि 30 कार्ड में से, 31 कार्ड में से 30 कार्ड जो थे उस पर क्या बने हुए थे, सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित चित्र बने हुए थे। सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित, सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित, ठीक। तो 30 कार्ड और एक कार्ड भी बच गया। एक कार्ड कैसा था, तो एक कार्ड पूर्णतः सादा था। तो जहां पे रोर्सा-इंग ब्लड टेस्ट में 10 कार्ड थे, वहां पे TAT जिसका निर्माण सीडी मॉर्गन और H.A. मूरे ने 1935 में किया, उसमें कितने कार्ड हो गए, कुल 31 कार्ड हो गए, जिसमें से 30 कार्ड सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित हो गए और एक कार्ड कैसा हो गया, सादा हो गया। लेकिन इन 31 कार्डों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें उन्होंने कहा कि अधिकतम 21 कार्ड, कितने कार्ड, अधिकतम 21 का ही प्रयोग, यानी कि व्यक्तित्व मापन में अधिकतम 21 या इसके कम का ही वो प्रयोग करते थे। अब इसका आधार कैसा था, अगर 31 कार्ड थे और ये कह रहे हैं कि अधिकतम 21 का ही कार्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो किस आधार को निर्धारित करते थे कि 21 करना है कि 20 करना है कि 18 करना है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि 11 कार्ड जो थे वो कॉमन कार्ड थे, 11 कार्ड जो थे वो सभी के लिए थे, ठीक। और जो बाकी कार्ड थे उनको उन्होंने कुल 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से कार्ड थे वो, तो एक कार्ड का नाम उन्होंने रखा बी कार्ड, दूसरे का नाम रखा उन्होंने जी कार्ड, फिर एक था यम कार्ड और एक क्या था, एफ कार्ड, ठीक। बी कार्ड, बी फॉर क्या था, बी फॉर बॉय, तो बी कार्ड किसके लिए था, बॉय के लिए था, छोटे बच्चे। अच्छा, बॉय का मतलब छोटे, जो अभी परिपक्व नहीं थे। जी मतलब गर्ल, लड़कियां, वे लड़कियां जो 14 साल से कम की थी वो, मतलब ये दोनों वो अनमेच्योर के लिए थे, यानी कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम जो मेल होता था उसे बॉय, और जो फीमेल होती थी उसे हम क्या कहते थे, गर्ल कार्ड कहते थे। और ये क्या था, ये 14 साल से ऊपर, 14 वर्ष से ऊपर, तो 14 साल से ऊपर वालों को मेल कार्ड और फीमेल कार्ड में बांट दिया गया। अब देखिए कि इन कार्डों को इसके आधार बांटे गए, मतलब कि लैंगिक विभिन्नता को भी ध्यान में दे दिया गया और किसको ध्यान दिया गया, परिपक्वता को भी ध्यान में दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि TAT के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया उसमें परिपक्वता का आधार कितना वर्ष था, तो आप क्या बोलेंगे, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम को हम अपरिपक्व और 14 वर्ष से ज्यादा को हम क्या बोलते थे, परिपक्व बोलते थे, ठीक। इतना कंफर्म हो गया। इसमें उन्होंने क्या व्यवस्था की कि जो बी कार्ड था, जो केवल और केवल छोटे बालकों के लिए था, उसकी संख्या कितनी थी, 1। जी कार्ड की संख्या कितनी थी, 1। मेम कार्ड की संख्या कितनी थी, 1। एफ कार्ड की संख्या कितनी थी, 1, ठीक। यानी बी कार्ड, एम कार्ड, इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, 1। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे लड़के और लड़कियों वाले कार्ड कितने थे, तो वो भी 1 ही थे। अगर इनकी बात करते इन दोनों को मिलाकर,
इन दोनों को मिलाकर जो कार्ड बनाए गए, लड़के और लड़कियों वाला कार्डों की संख्या भी 1 थी और मेल और फीमेल के कार्डों की संख्या भी 1 थी। यानी कि बीजी बॉय और गर्ल के लिए 1 कार्ड था और दूसरा एम और एफ के लिए क्या था, 1 कार्ड था। यहीं पे इनके लिए मतलब लड़कों के लिए और मेल के लिए, मतलब लड़के और पुरुष के लिए, मतलब लड़के प्लस पुरुष, इनके लिए कितने कार्ड बनाए गए, 7। वहीं लड़की और महिला, इसके लिए कितने कार्ड है, तो इनके लिए भी 60 कार्डों का प्रयोग किया गया। तो कुल कितने कार्ड हो गए, 7 7 14, 14 2 16 और 16 और 4 कितने हो गए, 20। तो 20 ये और 11 ये, कुल मिला कितने हो गए, 31 कार्ड हो गए। देखिए इसमें से लीजिए 7 कार्ड ये, 7 कार्ड ये, 14 14 2 16, 16 और 4 20, 20 ये कार्ड हो गए और ये 11 कार्ड जो सभी के लिए थे, जिसमें 1 कार्ड सादा भी था। ये कितने हो गए, 20 और 11 31। इस प्रकार से कार्डों का विभाजन था। इतना डीप में आपको पढ़ने या याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। 31 कुल कार्ड थे, इन कार्डों में से 21 कार्ड का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता था। इन कार्डों के विभाजन में बस ये याद रखिएगा कि 11 कार्ड सभी के लिए थे, बाकी आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक कार्ड पे कितनी अभिव्यक्ति दी जा सकती थी। तो यहां पर एक कार्ड पर केवल और केवल एक अभिव्यक्ति, एक कार्ड पे केवल एक प्रतिक्रिया, मतलब एक कहानी सुनाया जा सकता था, एक प्रतिक्रिया। और इस एक प्रतिक्रिया के लिए कितना समय निर्धारित था, तो 5 मिनट का समय निर्धारित था। ये आपको याद रखना है कि रोसा इंक ब्लड की तरह इसमें अनलिमिटेड सुविधा नहीं प्राप्त थी। यहाँ पे क्या सुविधा प्राप्त थी इनको कि एक कार्ड पे एक प्रतिक्रिया और उस एक प्रतिक्रिया के लिए कितने मिनट, केवल और केवल 5 मिनट। होता क्या था कि इन कार्डों पर सामाजिक परिस्थितियां जो है वो बनी होती थी असंचित रूप में। जो व्यक्ति के सामने जब जाती थी तो उनसे कहा जाता था कि आप जो है इन चित्रों में जिन जिन पात्रों को दिखाया गया उसमें से किसी एक पात्र को नायक या नायिका मानते हुए एक कहानी सुनाइए। और उसका आधार ये था कि बताइए जो कंडीशन आपको इसमें चित्र में दिख रही है ये क्यों आई, मतलब पीछे जाइए, फिर वास्तव में इस समय हो क्या रहा है और इसका अंत क्या होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उससे क्या होती थी, एक कहानी सुनाई जाती थी। अब वो एक करके दूसरा करके ऐसे कहानी सुनाता चला जाता था। फिर अंतिम कार्ड क्या होता था, वो सादा। याद रखिएगा TAT में अंतिम कार्ड सादा होता था, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता कि आप इस सादे कार्ड पर अपने मन से कोई चित्र इमेजिन कर सकते हैं और जब आप इमेजिन कर लीजिए तो उसी चित्र पर एक कहानी आप सुना दीजिए। तो होता ये था कि इन कार्डों के ऊपर कहानी सुनाते सुनाते क्या होता था, वो जो व्यक्ति होता था उसके मन में भी कुछ न कुछ ऐसे भाव बचे रह जाते थे जिनको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि मेरे नायक के साथ कोई न कोई जो है पार्शियलिटी हुई है। तो अब उसको मौका कहाँ मिला, उसको मौका मिला अंतिम कार्ड पे जो सादा था, जिसपे पूर्ण अधिकार था उसका कोई चित्र सौंपने का। अब वो उस पर एक चित्र सोचता था और अपने ढंग से क्या करता था, कहानी सुनाता था। वास्तव में ये अंतिम कार्ड ही व्यक्तित्व का असली मापन करता था। ये कह सकते हैं व्यक्तित्व का सबसे अधिक मापन इसी अंतिम कार्ड से होता था। क्यों? क्योंकि इस पे उसकी जो बुद्धि होती थी वो क्या करती थी, उस पे एक बड़ा सा चित्र सोचती थी। कैसा चित्र, जैसा वो चाहता है, और फिर उसी पे वो कहानी सुनाता था। कहानियां कहाँ से क्रिएट होती हैं, जो नवाचार हमारे अंदर का है वो अचेतन मन में होता है। तो बुद्धि इन्वॉल्व हो गई चित्र बनाने में, उसके ऊपर कहानी सुनाने का जिम्मा जो है जब आया तो वो कहाँ से कहानियां निकल रही हैं, अचेतन पद से। और इस रूप में क्या होता था, व्यक्तित्व आपके अचेतन पद का बहुत ही अच्छे ढंग से मापन कर लेता था। समझ में आया थी चीज। TAT क्या होता है, उसमें किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इस रूप में आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट CAT। चलिए अगला कौन सा है, अगला है CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। अब ये सवाल उठता है कि जब इसके पहले वाला जो TAT टेस्ट था जब वो अपने आप में पूर्ण था तो फिर इसकी आवश्यकता क्या हुई। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि भले ही लैंगिक विभिन्नता और परिपक्वता का ध्यान रखा गया था, लेकिन ये दिक्कत थी कि उस पर सामाजिक परिस्थितियां जब बनी हुई थी तो छोटे बच्चे क्या थे, उस परीक्षण में उतना रुचि नहीं लेते थे। तो छोटे बच्चों के लिए लियोपोल्ड बैलक, किसने, लियोपोल्ड बैलक ने
इस परीक्षण का निर्माण किया। किस परीक्षण का निर्माण किया? CAT का। कितने सन में? सन 1948 में। ठीक, तो लियोपोल्ड बेलेक ने चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट नाम का एक ऐसा परीक्षण बनाया जिसमें बालकों का व्यक्तित्व जानने का प्रयास किया जाता था। अब वो बालक कितने साल के थे? 3 साल से लेकर 10 वर्ष तक। 3 से 10 वर्ष। अब जो कार्ड होते थे उन कार्डों पर सामाजिक परिस्थितियां नहीं हुआ करती थी, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों के स्थान पर जानवरों के व्यवहारों से संबंधित चित्र बने होते थे। और उन चित्रों की संख्या कितनी होती थी? तो 10। कुल कार्डों की संख्या कितनी थी? 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता था। और इन 10 कार्डों का जो प्रयोग होता था उस पर क्या बनी होती थी? जानवरों की आकृतियां, जानवरों के व्यवहारों, जानवरों के व्यवहारों से संबंधित आकृतियां क्या होती थी? उस पर बनी होती थी। और इन कार्डों का प्रयोग कितने साल के बालकों के लिए होता था? तो 3 साल से लेकर 10 वर्ष तक। यहां तक समझ में आया कि CAT का फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसका निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में किया। किसके लिए था? 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए था। कितने कार्ड प्रयोग में लाए जाते थे? केवल 10 कार्ड थे जिस पर जानवरों के व्यवहारों से संबंधित क्या बने होते थे? चित्र बने होते थे। ठीक, इसके बाद एक और अंतिम आज पढ़ लेते हैं। ये CAT था। CAT मतलब चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। वो कौन सा है? उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। C के स्थान पे क्या हो जाएगा? वो S हो जाएगा। SAT। S का मतलब क्या था? सीनियर, SENIOR, सीनियर परसेप्शन टेस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? वरिष्ठ अंतर्बोध, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। सवाल उठता है कि अगर CAT को बनाया था लियोपोल्ड बेलेक ने, तो इसको किसने बनाया था? इसको भी लियोपोल्ड बेलेक ने ही बनाया था। लियोपोल्ड बेलेक, इसका भी निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलेक ने ही किया था। और कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए? तो 50 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के व्यक्तित्व मापन के लिए इन्होंने किसका निर्माण किया था? SAT का, सीनियर परसेप्शन टेस्ट, यानी कि वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी? 16 कार्ड प्रयोग में लाए जाते थे। और इन कार्डों पर क्या बना होता था? जानवरों की आकृतियां नहीं, क्योंकि ये अनुभवी लोग हैं। तो इस पर क्या बना होता? सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित इस पे असंरचित चित्र बने होते थे जिन्हें व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्या जानने का प्रयास किया जाता था? उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता था। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा प्रक्षेपी विधियों के बारे में। हमने जाना कि प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं, उसके कुल कितने प्रकार होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेपी विधियों के बारे में भी हमने आज जाना। आशा है मुझे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और ये जितने भी कंटेंट आज ने बताए हैं प्रक्षेपी विधि के बारे में, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए। हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।